बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे आज फिगरेटिव लैंग्वेज, और पहले हम देख लेते हैं कि फिगरेटिव लैंग्वेज कहते किसको हैं। अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज वेयर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज नॉट टू बी टेकन लिटरली और वर्ड फॉर वर्ड। द फ्रेज हैज़ अ डीपर और मोर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। अब फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है ना, वो जो हम आम जुबान में जैसे लोगों से बात करते हैं ना, ये उससे कहीं ज़्यादा डीप मीनिंग रखती है। जैसे मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। अब अगला बंदा देख रहा होगा भाई इसका क्या मतलब है, मगरमच्छ के आंसू यानी वो झूठे आंसू बहा रही है, तो हम उसको लिटरली ऐसे नहीं बोल रहे। लिटरेचर में हम उसको कैसे बात करेंगे, झूठे आंसू या जो है ना झूठ मूठ का मत रो, ये मैं क्या डायरेक्टली उससे बात कर रही हूँ। अगर मैंने उसको फिगरेटिव शक्ल देनी है ना, तो मैं उसको कहूँगी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, तो अगले को समझ आ जाएगी कि झूठा रो रही है, सच्ची मुच्ची नहीं रो रही। तो ये फ़र्क है फिगरेटिव और लिटरली जो हम वर्ड्स बोलते हैं ना, यानी वो जो लिटरली वर्ड्स होते हैं उनका वर्ड टू वर्ड वही मीनिंग होता है, जबकि फिगरेटिव में वो मीनिंग नहीं होता। असल में उससे ज़्यादा डीप मीनिंग कुछ और हम कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल में लाते हैं। अब आगे हम एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा जो है ना समझ लेते हैं। आप फिगरेटिव और लिटरल लैंग्वेज में एक दफ़ा फिर फ़र्क को वाज़ह कर लेते हैं, ताकि बच्चों को समझ आए कि फिगरेटिव लैंग्वेज कहाँ यूज़ हो रही है, और फिर हम उसके आगे टाइप्स पढ़ लेंगे। लिटरल वर्ड्स फंक्शनली एग्जैक्टली एज डिफाइन द कार इज़ ब्लू, ही कॉट द फुटबॉल। ये हम सादी बातें कर रहे हैं, गाड़ी नीली है, ठीक है ना, और या हम कह रहे हैं उसने फुटबॉल पकड़ लिया। ये सीधी सीधी बातें हैं जो अगले को फ़ौरन समझ आ जाती हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज वर्ड्स आर हैव एन इन्फरेंशियल मीनिंग। अब जो बात होती है ना, जो वो लफ्ज़ अदा किए जा रहे हैं फिगरेटिव में, असल में उनका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब कुछ और होता है और डीप और एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको अक्लमंद के लिए कहते हैं ना इशारा ही काफ़ी है। तो ये उन लोगों के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। जैसे अब आई हैव गॉट योर बैग, आई हैव गॉट योर बैग में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि उसने उसकी कमर ही निकाल ली है पीछे से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कमर ले ली है या मैंने तुम्हारी बैग को ले लिया है। इससे मुराद ये है फिगरेटिव लैंग्वेज में कि मैं तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा हूँ, फिक्र ना करो, हिम्मत करो, आगे चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, इसका ये मतलब है। यू आर अ डॉल, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सचमुच की गुड़िया हो, इसका मतलब ये है कि तुम गुड़ियों की तरह हो, खूबसूरत, प्यारी, नाजुक, ठीक है ना। तो ये हम फिगरेटिव लैंग्वेज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि लिटरल और फिगरेटिव में क्या फ़र्क है। अब चलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की टाइप्स की तरफ कि ये कितनी टाइप्स की होती है। कुछ पोएटिक डिवाइसेस या फिगरेटिव डिवाइसेस जो है ना आपके सामने यहाँ पर दिखाई, बल्कि यही ज़्यादा यूज़ होती हैं पोएटिक डिवाइसेस जो ऑथर्स यूज़ करते हैं अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए पोइट्री में या अपने नॉवेल्स के अंदर। और इन पोएटिक डिवाइसेस को फिगरेटिव भी कहते हैं और पोएटिक भी कहते हैं, दोनों ही लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम सिमिले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उस हिसाब से जो है ना वन बाय वन जितनी भी इस वीडियो में कवर कर सके वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको मज़ा आएगा और आसान हो जाएंगे आपके लिए पोएटिक डिवाइसेस। सिमिले, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। हम इसमें कंपेयर करते हैं हमेशा एक चीज़ को दूसरे से, यानी ये तो बिल्कुल उसकी तरह, मेरा बेटा तो शेर की तरह बहादुर है, ठीक है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, या जो है ना इसका रंग रात से भी काला है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, या एक चीज़ को अच्छे से बयान करने के लिए दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं जैसा। और यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास लाइक और एज होगा उस सेंटेंस के अंदर, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज़ हो रही हैं, सिमिले यूज़ हो रही है। लाइक दिस रूम इज़ एज हॉट एज एन अवन, ये कमरा अवन की तरह गर्म है, ठीक है, कंपेयर कर दिया हमने कमरे की गर्मी को। अब या फिर एज़ फास्ट एज़ लाइटनिंग, ये इतना तेज़ है जैसे कि बिजली की कड़क होती है ना, कितनी तेज़ वो होती है, एकदम से आपको नज़र आती है और फिर गायब हो जाती है। तो इसकी स्पीड को असल में बयान करना है इसमें, लेकिन हम उसको कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि हम उसकी स्पीड को बता सकें वो कितना फास्ट है, तो हम उसको लाइटनिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यानी अगले बंदे की क्वालिटी या डिसक्वालिटी को हम अगर किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो ये तो गीदड़ है, गीदड़ गीदड़ या गिदड़ की तरह बुज़दिल है। तो जब हम ये बोलेंगे ना,
हमारा मकसद होगा कि हम इसकी बुज़दिली को बताएं कि ये कितना बुज़दिल है। तो कंपैरिजन अच्छे वे में भी हो सकता है, बुरे वे में भी हो सकता है। आगे हम एक और इसकी देख लेते हैं कि जैसे क्राई लाइक अ बेबी, तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो, ठीक है। या ओल्ड एज डर्ट, यानी तुम तो बाबा आदम के ज़माने के हो, इतने पुराने हो जितनी पुरानी ये ज़मीन है। यानी आपको पता है मिट्टी या क्रस्ट तो हमारी अर्थ पर बनने के टाइम की है ना। तो किसी को कहना है कि तुम बहुत पुराने हो या बहुत ओल्ड हो, कहते हैं तुम तो बाबा आदम के ज़माने के हो। और या अंग्रेज़ी में वो लोग कहते हैं ओल्ड एज डर्ट, तुम तो मिट्टी की तरह पुराने हो। तो आपको अब होपफुली समझ आई होगी कि इसमें लाइक और एज़ का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं सिमिले। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। एक तो इसमें एज़ और लाइक याद रखना ज़रूरी है। दूसरी बात इसमें ये है कि एसेंशली दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहते हैं कि तुम बच्चों की तरह रो रहे हो, तो बच्चों में और बड़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है ना। हम एक 20 साल या 40 साल के आदमी को बच्चे से कंपेयर करें ना, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ना। एक जवान है और एक बच्चा है, लेकिन हम दो अनएसेंशियल चीज़ों को एक जैसा करने की, एक जगह लाकर एक जैसा शो करवाने की कोशिश कर रहे हैं कंपैरिजन करवा कर, तो यही होता है सिमिले। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है वो आ जाती है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एन ऑब्जेक्ट और एनिमल। ऐसी कोई भी इंसानी खूबी, यानी इंसान की जो जो खूबियाँ इंसान के अंदर होती हैं ना, ठीक है, वो आप किसी जानवर को या किसी बेजान चीज़ को दे दें, ठीक है। द ट्री डांस इन द विंड, हवा चलती है तो दरख्त नाचता है, तो क्या सच्ची मुच्ची दरख्त नाचता है? नाचना तो इंसान की क्वालिटी में आता है ना, वो इंसान ये काम कर सकता है। ट्री तो स्टैटिक होता है, वो तो मूव ही नहीं कर सकता। तो जब हवा चलती है तो जो वो उसकी ब्रांचेस झूलती हैं ना, तो हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं? हम उसको ह्यूमन जो है ना क्वालिटी दे रहे होते हैं कि ये तो नाच रहा है, जिस तरह ना डांस कर रहा है। तो अब नेक्स्ट एक और या 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने बस ज़हन में ये रखना है कि इसकी डेफिनेशन है कि ह्यूमन करैक्टरिस्टिक, जो कि इंसानों में चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे चलना, हंसना, गाना, दौड़ना, रोना, वो हम बेजान चीज़ों को या जानवरों को दे दें ये क्वालिटीज़। और वो बेजान चीज़ें जो हैं, बादल भी हो सकती हैं, सितारे भी हो सकते हैं, वो मिट्टी भी हो सकती है, ठीक है, बेजान में ही आती है ना। और बाकी जो एनिमल्स हैं, लाइक द विंड विसल्स, जो है ना हवा चलती है तो सीटियों की आवाज़ आती है, और वाकई आती है। कभी कभी वो ऐसी स्पेसेस में से, अगर नैरो स्पेसेस में से हवा क्रॉस हो तो उसमें से सीटी की आवाज़ निकलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा सीटी मार रही है, लेकिन सीटी कौन मारता है? इंसान मारता है। तो हमने हवा को पर्सोनिफिकेशन दे दी, करेक्टरिस्टिक दे दिया इंसान का। आगे द स्टार विंकल्ड, विंक्ड का मतलब है आंख मारना। तो सितारे जब चमकते हैं तो ऐसा लगता है हमें आंखें मार रहे हैं, यानी वो ब्लिंक करते हैं ना, जैसे इंसान आंख मारता है किसी को। तो हमने क्या सितारे को क्या दे दी? विंक करने की सलाहियत दे दी, जो कि इंसान का करेक्टरिस्टिक है। अब आप देखें कि इस आइसक्रीम जो है ना वो कह रही है हे यू ईट मी, इट वॉज बैगिंग टू बी ईटन, के जो आइसक्रीम जो है ना वो मिन्नत कर रही है कि मुझे खा लो। तो क्या वाकई आइसक्रीम मिन्नत कर रही है? ऐसा नहीं है। हम अपनी ख्वाहिश को बेजान चीज़ों के ऊपर कैरेक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। कि देखो ये जो है ना सेब मुझे बुला रहे हैं, ये पकोड़े मुझे आवाज़ दे रहे हैं क्या कि मुझे हमें खा लो, ये ऐसी बातें हम करते होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, हमने पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सन वाली या ह्यूमन वाली क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन आइटम्स को दे दी, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है एलिट्रेशन का, और ये बड़े मज़े की चीज़ है, बड़ी आसान है। इसमें रिपीटिशन होती है सेम बिगनिंग साउंड की ऑफ अ वर्ड। जैसे 7 से अगर वो वर्ड शुरू हुआ है ना, तो एस 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 वाले वर्ड्स उसमें बहुत ज़्यादा होंगे। 7 स्नेक्स, स्लिदर्ड, स्लाइली। तो अब देखें एस 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 एस, इसी तरह टी 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 टी, पी 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 पी। जिस वर्ड से वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना, उसका जो इनिशियल लेटर है ना, उसी से रिपीटिशन नेक्स्ट वर्ड्स की आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे चांदी के चौक में चीनी के चम्मच से चीनी चटाई, इस तरह, ठीक है ना। चांदी के चाचा ने चांदी के चौक में चांदी के चम्मच से चीनी चटाई, इस तरह करके ये अब क्या च च च च का लफ्ज़ इस्तेमाल हो। तो हम ट्विस्ट जो है ना, टंग ट्विस्टर भी इसको कहते हैं, जो एलिट्रेशन होती है। शी सेल्स सी शेल्स, देखो एस 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 कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा रिपीट हुआ है, और एक प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। ये नहीं है कि ये सेंटेंस ऐसा होगा कि बेतुका सा होगा और हमें समझ नहीं आएगी। तो सेम लेटर और साउंड आकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो एस से शुरू हुआ है, इस पर ख़त्म हो रहा है, और एक बाकायदा मीनिंग भी बता रहा है कि वो बेचती है
सी शेल्स, यानी शेल्स जो होते हैं सीपियाँ वगैरह। अब यहाँ दो हमारे पास और हैं इलिट्रेशन की एग्जांपल्स। शीप शुड शावर इन अ शेड, ठीक है, और बिजी बजिंग द बी बिहेव्ड ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर आपको देखो बी और वहाँ एस, तो आपको खुद ही वो जो होगा ना सेंटेंस आपको दिया हुआ, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ इलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है, क्योंकि सेम साउंड या सेम लेटर जो है ना उसी से वर्ड्स बनाए गए। आगे चलते हैं मेटाफोर की तरफ। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। अगेन यहाँ कंपैरिजन दिया जा रहा है, लेकिन विदाउट एज और लाइक के। जिस तरह हम सिमिले में कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन हम एज और लाइक लगा रहे थे, मेटाफोर और सिमिले को बच्चे मिक्सअप कर देते हैं। यही हमने सीखना है कि मेटाफोर और सिमिले का डिफरेंस क्या है। दैट वन थिंग इज और वॉज अनदर थिंग, यानी एक थिंग को उस चीज़ से मिला देना जो कि पहले कोई चीज़ थी। दिस रूम इज़ एन अवन, ये रूम तो अवन है, ठीक है ना, की तरह नहीं है, ये रूम अवन है, यानी पहले ये रूम था, अब ये क्या बन गया है, ये एक अवन बन गया, क्योंकि उसमें गर्मी इतनी शदीद होगी। तो अब ये नहीं कह रहे सिमिले की तरह कि दिस रूम इज़ एज हॉट एज ओवन, ठीक है ना, उसमें एज हमने इस्तेमाल किया था। या हम डायरेक्टली किसी चीज़ को बग़ैर पूछे कोई और चीज़ बना देते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम कहें कि टाइम इज़ मनी, टाइम को पहले वो क्या था, वो टाइम था, अब वो क्या बन गया, मनी बन गया। यानी अगर आप टाइम से सारे काम करते हो तो वो आपको फ़ायदा देता है ना, आपके लिए पैसे आप कमा सकते हो अगर अच्छे तरीके से हर चीज़ करोगे तो। फिर ही इज़ अ क्लास क्लाउन, यानी पहले वो स्टूडेंट था, अब वो क्लास क्लाउन बन गया है, क्योंकि उसकी उल्टी हरकतों में से जो उसको देखता सब हंसते हैं। तो ही एक्ट्स एज अ क्लाउन नहीं बोला जा रहा, या ही लुक्स लाइक अ क्लाउन नहीं बोला जा रहा। टाइम इज़ लाइक अ मनी नहीं बोला जा रहा। असल में बोला क्या जा रहा है, एक चीज़ जो पहले थी ना, अब उसकी वो चीज़ ख़त्म करके उसकी खसूसियत उसको डायरेक्ट किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब हमने फिर क्या पढ़ा, टाइम इज़ मनी, ही इज़ अ क्लास क्लाउन, दिस रूम इज़ अवन, ठीक है ना। यानी हमें समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम किसी को इस तरह करके नहीं बोल रहे, एज या लाइक करके बात नहीं कर रहे। तो यही है मेटाफोर। आई एम अ नाइट आउल, आई स्टे अप लेट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा रात तक जागता हूँ। तो मैं क्या बन गया हूँ, पहले मैं इंसान था, मैं उल्लू बन गया हूँ, क्योंकि उल्लू ही सारी रात जागते हैं ना। तो जैसे माएँ भी कहती हैं, ओए तुम तो उल्लू हो उल्लू, ठीक है, डायरेक्ट ही मेटाफोर यूज़ करती हैं। तो माओं से सीखें, ये सिमिले और मेटाफोर आपकी माँ से बेहतर कोई नहीं बोल सकता ना। तो अब कंपैरिजन बिटवीन एसेंशली अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, हम इसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगेन सेम चीज़ को एसेंशली जो दोनों अनलाइक चीज़ें हैं एक दूसरे से कंपेयर कर देंगे विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो यही मेटाफोर की जो है ना सबसे बड़ी पहचान है। अगर उसमें लाइक और एज लगा हुआ है देन इट वुड बी सिमिले। अब आगे सबसे आसान पोएटिक डिवाइस विच इज़ ओनोमेटोपोइया, विच इज़ द यूज़ ऑफ अ वर्ड टू मेक अ साउंड। ऐसा वर्ड इस्तेमाल करना कि जो किसी साउंड की आवाज़ हो, ठीक है ना। पॉप, बस, लाइक वो चीज़ें पॉप करती हैं जो एकदम से फटती हैं, ठीक है ना। आप कोई चीज़ खोल तो पॉप पॉप की आवाज़ आती है, बूम, कोई चीज़ फट रही है धमाके की तरह। और फिज़, जब आप अपने कोई भी फिज़ी ड्रिंक खोलते हो तो आवाज़ आती है। तो इन आवाज़ों को लफ्ज़ों की शक्ल दे देना, जैसे पॉप लिख देना, बूम लिख देना, फिज़ लिख देना, जो कि किसी चीज़ की आवाज़ है, या बजिंग लिख देना, वो सारी आवाज़ें जिनको आप लफ्ज़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हो ओनोमेटोपोइया कहलाती हैं। और इसमें जो शामिल हैं वो मैं इनमें आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, ताकि आपके जो बिल्कुल है ना क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। यानी आवाज़ों को हम लफ्ज़ों का रूप दे देते हैं। ये बाक, वुफ, बू वू, अ साउंड रिटन आउट एज अ वर्ड, ठीक है। ये वो साउंड्स हैं जो आप अपने मुंह से नहीं बोल सक रहे, तो आप लिख कर बता रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे साउंड करती है, उसको रिटन फॉर्म में आप बता रहे हैं, ठीक है ना। मुंह से नहीं बोल रहे हैं, उसको रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बहुत से बच्चे जो हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सैलाब वगैरह है या आंधी वगैरह है, तो उनके साउंड्स को समझ नहीं पाते और वहाँ उनको किसी और चीज़ के साथ जो है ना कंपैरिजन में ले जाते हैं। यानी उनको या तो सिमिले बना देते हैं या मेटाफोर में ले जाते हैं। तो इसको हमें ऐसा नहीं करना। जो चीज़ों की साउंड्स हैं उनको मैं आपको यहाँ पर अच्छे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। द लाइन रोर करता है, कार क्रैश करेगी, फ़ोन रिंग करेगा, वुल्फ हाउल करेगा, बी बज़ करेगी, कार का जो हॉर्न होगा वो बीप्ड का साउंड होगा। उसके अलावा देखिए ना पर क्रैश, स्मैश, वैम, बैंग, स्मैक
वाओ, ये सब क्या हैं? ये सब आवाज़ें हैं। अब एक और जो है ना मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी इसकी एग्जांपल्स की, जो कि शायद इस स्टैंडर्ड में आपको ना 7th स्टैंडर्ड में बहुत मदद देने वाली है। गश, हूट, हाउल, चैटर, पॉप, क्रंच, बीप्स, स्क्वैक। तो हम पढ़ लेते हैं कि गश्ट क्या होता है। द फ्लड वाटर गश्ट थ्रू द टाउन। उसका जो साउंड है ना वो गश्ट कहलाता है, जो फ्लड का साउंड होता है। हूट क्या होता है? द आउल हूटेड इन द ट्री। आप जो आउल की आवाज़ है ना, ख़ास मुझे भी निकालनी नहीं आ रही है, तो काइंडली आप उसको ऑनलाइन ज़रूर सुनिएगा, तो आप उसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो जिसकी जो साउंड है उसको उसी लफ्ज़ों में बयान करें। हाउल कौन करता है? विंड बी हाउल करती है, ठीक है ना। कभी चल रही है तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं उसमें से, और कभी विसल करती है। माई टी चैटर्ड एज आई स्टूड इन द स्नो। चैटर्ड क्या होता है? जो हमारे दांत कचकचाने की आवाज़ आती है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। और जब दांत बजते हैं हमारे ठंड से। द कॉर्न वेंट पॉप इन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जब कॉर्न पॉप करती है, जब फटती है, पटक 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 की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। द लीव्स क्रंच्ड अंडर माई फीट। जब सूखे पत्तों के ऊपर आप पाँव रखें तो उनकी कैसी आवाज़ आती है? क्रंच की आवाज़ आती है। जैसे कि चिप्स को आप मुंह में रखो तो क्रंच की आवाज़ आती है। इसी तरह हॉर्न बीप करता है। और द माउस मेड अ स्क्वैक एज इट स्किटर्ड अक्रॉस द फ्लोर। तो जब भी माउस भाग रहा होता है आपको उसकी भी आवाज़ की समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा भी चूहा है इधर। कोई उनके जूम करके ना चुट 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 ऐसी आवाज़ें आती हैं भागने की। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारे पास है हाइपरबोल, और इसको कहते हैं एग्जैजुरेशन, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मुझे इतनी भूख लगी, मैं इतना भूखा हूँ इस टाइम कि मैं मुझे घोड़ा दोगे मैं पूरा खा जाऊँगा। क्या कोई बंदा घोड़ा खा सकता है? समझ से बाहर बात है ना। तो क्या किया उसने? अपनी भूख की जो कैफियत है ना उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया बहुत ज़्यादा, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। हालांकि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उसने क्या किया? फजूल में एग्जैजुरेट कर दिया, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया अपनी भूख को। स्किनी एज अ टूथपिक। क्या टूथपिक की तरह कोई इतना पतला हो सकता है? लेकिन क्या है, हमने बढ़ा चढ़ा कर इतना उसको बता दिया कि वो इतनी पतली है जैसे कि टूथपिक, जैसे कहते हैं ना तुम तो तीले की तरह हो, तीला हो तीला। तीला क्या होता है? टूथपिक को कहते हैं, बारीक सा। अब 1,000 थिंग्स टू डू। मेरे पास तो 1000 काम पड़े हैं मैं भी करने के लिए। माएँ भी कहती है ना, हो जल्दी करो, मेरे ऊपर तो 1000 काम है मैंने करने हैं। कि एक दिन में क्या बंदा 1000 काम कर सकता है? तो क्या किया? अपने कामों की, अपनी बिजी होने का, अपनी मसरूफियत को एग्जैजुरेट करके बताया गया। तो ये कहलाता है हाइपरबोल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल्स इसलिए ज़रूरी हैं कि बच्चों को एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। तो अगेन ये वही वाली है कि ये बिलीव नहीं होता, बियॉन्ड बिलीव टू मेक अ पॉइंट, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई घोड़ा खा जाए। तो हमने ऐसी बातें लोग करते हैं, ठीक है ना, जो कि आपकी बिलीव से कहीं दूर होती हैं, बहुत दूर करके वो बात कर रहे होते हैं, बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को बयान करते हैं। जैसे शी वॉज ऑन द प्लेन फॉर एवर। भाई वो तो अब जहाज़ पर सारी ज़िंदगी रहेगी, से मुराद ये है कि शी वॉज ऑन द प्लेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बड़ी देर जहाज़ के अंदर सफ़र करके आई है ना। तो अब ऐसे लगता है कि जहाज़ के अंदर ही रह गई है, तुम तो वहीं रह गए हो, ऐसे लग रहा था कि तुम तो वहीं रह गए हो। अक्सर हम ऐसी बात करते हैं। अब चलते हैं इडियम की तरफ। आर कॉमनली यूज एक्सप्रेशंस हुज मीनिंग डू नॉट रिलेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। यानी इसमें वो बातें की जाती हैं, उन चीज़ों को कॉमन कर दिया जाता है एक दूसरे के एक्सप्रेशंस में, इस तरह रिलेट कर दिया जाता है कि आप उसमें जो ना फ़र्क नहीं कर सकते। जैसे जगलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, जगलिंग क्या हम केक की तरह खा सकते हैं? नहीं। पीस ऑफ केक क्या? आपको केक मिले, आप मुंह में डालो अंदर पेट में, ठीक है ना, आपको ना उतना ज़्यादा चबाना पड़ता ना कुछ, और मज़ा भी आता है, ठीक है ना, आसान। तो हम क्या बता रहे हैं कि जगलिंग कितनी आसान है, उसके लिए हम एक फ्रेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में फ्रेज़ की तरह बताया जाएगा ना, और फ्रेज़ हमेशा 2-3 लफ्ज़ों में बयान किया जाएगा। जैसे पीछे अगर आपने वो पढ़ा था ना कि दिस रूम इज़ अवन, ठीक है ना, कि अब ये रूम अवन बन चुका है, तो वो मेटाफोर था। हमने सिर्फ एक लफ्ज़ से उस कमरे को बयान कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को, या उसकी आसानी या मुश्किल को हम 2-3 लफ्ज़ों में बयान करेंगे एक फ्रेज़ की शक्ल में। जैसे जगलिंग इज़ अ पीस ऑफ केक, तो 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। इसी तरह इट कम्प्लीटली स्लिप्ड माई माइंड। अब इसमें वो कहना क्या चाह रहा है कि मुझे भूल गया, तो वो ऐसे नहीं कह रहा आई कम्प्लीटली फॉरगेट, ठीक है ना। हम लिटरली
लिटरली उससे बात नहीं कर रहे, लिटरेचर के थ्रू बात सादा लफ्ज़ों में नहीं कर रहे, हम आगे एक फ्रेज़ लगा रहे हैं, स्लिप्ड माई माइंड, कि फिसल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं भूल गया। दिस रिंग कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब ये है कि मुझे अपना हाथ और टांग बेच कर ये मिली है। कहने का मतलब उसका ये कि ये इतनी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। तो बयान वो किस तरह कर रहा है कि मैंने अपना एक हाथ और टांग बेचा तो मुझे जाके ये रिंग मिली है, से मुराद कुछ और है। वो इसको बताना चाह रहा है कि ये कॉस्टली है या एक्सपेंसिव है। और बताने का क्या तरीका है, एन आर्म कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, तो आर्म एंड लेग को कॉस्ट करना कहलाता है फ्रेज़। ये एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा लगाकर उसने बता दिया। आगे चलते हैं, एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शी क्राइड क्रोकोडाइल टीयर्स, वो कौन से आंसू बहा रही है, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। असल में कहने का क्या मतलब है कि वो झूठे मूठा रो रही है। शी क्राइड फेक टीयर्स, तो मीनिंग तो ये है, लेकिन हम उसको कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं फ्रेज लगाकर। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मगरमच्छ के आंसू क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। तो हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, इडियम होता ही मुहावरा है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, जिप योर लिप्स। इसका मतलब ये नहीं कि सच्ची मुझे अपने ज़ुबान को जो है ना लगाम दो, हम ये कह रहे होते हैं कि अपनी ज़ुबान को बंद कर लो, या जिप लगाने से बनाते तो मैं मुंह बंद करो, ठीक है ना। असल मीनिंग कुछ और होता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कैट्स एंड डॉग्स आ रही है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत हैवी बारिश हो रही है। अब अ सेइंग दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग देन व्हाट इट लिटरली सेज, आपको समझाने की यही कोशिश की जा रही है कि अगर सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो वो कुछ और मतलब बनता है, जिसको हम मुहावरा लगाकर कुछ और मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। द होमवर्क वॉज अ पीस ऑफ केक, मेरा होमवर्क इतना आसान है जैसे पीस ऑफ केक, ठीक है ना। अब चलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज के लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमेजरी की तरफ। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। A word or sequence of words representing a sensory experience, उसमें आपके 5 सेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको 5 सेंसेस के थ्रू आपको साइट, साउंड, स्मेल, टच एंड टेस्ट के ज़रिए किसी बात को समझाने की कोशिश की जा रही होती है। अब फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, यू आर द ब्रेड एंड द नाइफ। द ब्रेड ग्रीन में है, आप टेस्ट देख रहे हो वो भी ग्रीन में है, तो ब्रेड का टेस्ट आप जानते हो कैसा होता है, ठीक है ना। और सेम आगे उन्होंने द क्रिस्टल गॉबलेट एंड द वाइन, वाइन का टेस्ट भी आप जानते हो कि ब्रेड और वाइन इसमें टेस्ट बताने के लिए इस्तेमाल की गई हैं कि तुम्हारा टेस्ट जो है ना वो ब्रेड की तरह, तुम फीके हो, फीके, ठीक है। और तुम अगर तुम्हारे में कोई शार्पनेस है ना तो वो वाइन की तरह, नाउज़बिल्ला शराब हम में से किसी ने टेस्ट नहीं किया और अल्लाह कभी टेस्ट ना कराए, अल्लाह हमें तहूर पिलाए जन्नत के अंदर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई एग्जांपल नहीं था तो आपके लिए मैं बता रही हूँ, यानी तुम ब्रेड की तरह फीके हो, जैसे हम ब्रेड का फीका जायका होता है, ठीक है ना, और वाइन क्या होती है, शार्प होती है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई, लेकिन टेस्ट को इस्तेमाल किया गया इसमें। तो यहाँ हम एक खूबसूरत एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है ना वो शहद से भी मीठा है, ठीक है ना, शहद की तरह मीठा है, तो या शहद से भी मीठा है। तो शहद हमने टेस्ट की हुई है ना, तो आपको उसकी मिठास जहन में होगी, तो आप उससे भी समझें कि मीठा नाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब अगली सेंस जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है टच की। जब आपने चीज़ें टच करके पहले फ़ील की होती हैं तो आपको उसी टच को दोबारा से आपके इमेजिन, आपके ख़याल के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर दोबारा टच करवाया जाता है आपके दिमाग के अंदर। यू आर द ड्यू ऑन द मॉर्निंग ग्रास, तुम क्या हो, जैसे कि सुबह सुबह की घास के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं ना, आपने देखा होगा ठंडे ठंडे नाजुक कतरे होते हैं, ठीक है, मोतियों की तरह। एंड द बर्निंग व्हील ऑफ द सन, और तुम जब ठंडे मिजाज में होते हो ना तो तुम ऐसे हो जैसे कि शबनम के कतरे, इतने ठंडे मिजाज में होते हो। जब तुम्हें गुस्सा आता है ना तो तुम ऐसे हो जाते हो जैसे सूरज का जो पहिया नहीं होता, सूरज का पहिया क्या है, जो उसके आसपास का एरिया है, ठीक है ना, तो वो कितना गर्म होगा आप उसको फील कर सकते हो। आप सूरज के आगे हाथ रखो थोड़ी देर के लिए जब आजकल की गर्मियों में, या आप कोई ऐसा व्हील लोहे का हो जो कि सूरज की तपिश ले लेके गर्म हो चुका, तो तुम इतने गर्म हो जाते हो। यानी अब उसके मिजाज के बारे में बता रहे हैं कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। अगर उसको गुस्सा आया हो तो वो इतना गर्म मिजाज है, और अगर उसको खुशी में वो हो, अच्छे मूड में हो, तो वो इतने ठंडे मिजाज का है जैसे कि शबनम के कतरे। अब इसमें उन्होंने टच का जो है वो सेंसरी हमारा जो ना इमेज रखा है हमारे दिमाग के अंदर।
इसकी लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो कि साइड से रिलेटेड है हमारी, जिसको हमारी आंखें देखती हैं। यू आर द वाइट एप्रन ऑफ द बेकर। वाइट एप्रन बेकर का क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो इतना वाइट होता है, ग्लोइंग वाइट होता है, शाइन निकल रही होती है, तो इतना नीट क्लीन होता है। ठीक है, तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि एप्रन होता है बेकर का, इतने साफ सुथरे क्लीन। ठीक है ना। एंड द मार्श बर्ड सडनली इन फ्लाइट। और कभी कभी ऐसे लगते हो जैसे अभी अभी कीचड़ में से किसी परिंदे ने ना उड़ान भरी हो, अपने परों को गीला करके और अपने जिस्म को ना कीचड़ के साथ गंदा करके। तुम इतने गंदे लग रहे हो जैसे कि परिंदे ने सडनली फ्लाइट किया हो मार्च में से। मार्च क्या होता है? दलदली इलाका जहाँ मिट्टी और कीचड़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या चीज़ें हैं? जैसे अब तुम्हारा दिल सोने की तरह है। ठीक है ना, तो सोना क्या होता है? चमकीला होता है, गोल्डन होता है। तो अब हमने सोना देखा हुआ है तो हमारे जहन में फ़ौरन ख्याल आ जाएगा कि इसका दिल किस तरह का है। यानी इमेजरी में ये होता है कि आपका जो पढ़ने वाला है ना, उसके दिमाग में उसकी स्मेल भी आप उसको फील करवा सको, हालांकि वो चीज़ उसके सामने नहीं रखी हुई, फ़िश, या उसके सामने फ्लावर नहीं है, या उसके सामने बादल नहीं है, या उसके बाद ठंडी हवा नहीं है, या सूरज चांद सितारे उसके सामने नहीं है। लेकिन जब वो पोइटिक डिवाइस को पढ़ रहा है ना, या वो लिरिक्स पढ़ रहा है, या वो लाइन या वो सेंटेंस पढ़ रहा है, तो आपकी वो लाइन इतनी मजबूत हो कि उसके जहन के अंदर वो सारी चीज़ें और वो खुशबुएँ वो एकदम से उसको महसूस करने लग जाए। जैसे कि हम इमली का नाम लें तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना, हम उसके टेस्ट को फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये फीलिंग का नाम है, इमेज आ जाना, ख्याल आ जाना उस चीज़ का किसी से रिलेट करके। तो ऐसी चीज़ों से रिलेट करवाया जाता है जो कि आपने पहले कहीं इस्तेमाल की होती हैं या आपके यूज़ में होती हैं। जब आप उनके बारे में सोचते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जो पोइट जिस चीज़ में जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ये उसकी तरह की है, ये उस तरह टेस्ट करती है या साउंड करती है या नज़र आती है। तो ये है इमेजरी। अब एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यहाँ कहा गया है कि लिटरल में अगर हम बोलें ना तो हम कहते हैं कि घास सब्ज़ है और फूल लाल हैं, लेकिन अगर हम फिगरेटिव लैंग्वेज में करें तो कहते हैं तुम्हारा दिल पत्थर की तरह है। ठीक है ना, तो पत्थर को हमने हाथ लगा के देखा कितना सख्त है, तो कहने का क्या मतलब होता है कि तुम्हारा दिल बहुत सख्त है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? तुम्हारा दिल तो पत्थर की तरह है। यानी कहना हम क्या चाह रहे हैं? लिटरली हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा दिल, तुम सख्त दिल के इंसान हो, लेकिन उसको फिगरेटिव लैंग्वेज में कैसे बोल रहे हैं? ही हैज़ अ हार्ट मेड ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर की तरह है। तो ये थे बच्चों पोएटिक डिवाइसेस। होपफुली आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने आसान तरीके से हो सके वाया एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इन सारी डिवाइसेस को। होपफुली अब आपको शायद ज़रूरत ना पड़े दोबारा किसी से इसके बारे में पूछने की। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।